हाय गाइस, मेरा नाम वरुण दीक्षित है और मैं नोएडा में रियल्टर हूँ। आज मैं आपके सामने एक न्यूज़ डिस्कस करने आया हूँ जो रियल एस्टेट से रिलेटेड है और काफ़ी बड़ी न्यूज़ है गाइस। और उस न्यूज़ से हम आगे क्या प्रिकॉशन लें फ्यूचर में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। गाइस, न्यूज़ ये है कि रियल एस्टेट डेवलपर सुपरटेक लिमिटेड को एनसीएलटी ने बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया है क्योंकि सुपरटेक लिमिटेड ने यूनियन बैंक का 432 करोड़ रुपए का रीपेमेंट नहीं किया था। अब हम ये देखेंगे गाइस कि इस न्यूज़ से क्या सिचुएशन क्रिएट होगी। तो गाइस, ऐसे 25,000 होम बायर्स हैं जिन्होंने सुपरटेक के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है और उन्हें अभी तक पोजीशन नहीं मिला। अब उनका क्या होगा? ऐसे में तीन सिचुएशंस क्रिएट होंगी गाइस। पहला, जिन लोगों ने सुपरटेक लिमिटेड में घर परचेज किया हुआ है और वो पोजीशन चाहते हैं, क्या उनको पोजीशन मिलेगा तो कब तक मिलेगा? प्रोजेक्ट डिले तो नहीं होगा तो कितना होगा? और उसकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी अगर होती है तो कौन सुपरवाइज करेगा? दूसरा गाइस, इस सिचुएशन में दूसरी कंडीशन ये क्रिएट होती है, जो इस सिचुएशन में अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो सुपरटेक के साथ अब कंटिन्यू नहीं करना चाहते और वो अपनी बुकिंग कैंसिल करा के अपना रिफंड चाहते हैं, तो उनको रिफंड कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा और कौन देगा? और तीसरी कंडीशन ये होती है गाइस, कुछ लोगों ने सुपरटेक के रियल एस्टेट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में डायरेक्ट सुपरटेक के साथ बुकिंग ना करा के जिन लोगों ने सुपरटेक से ऑलरेडी फ्लैट खरीदा हुआ था उन लोगों से रीसेल में फ्लैट खरीद लिया कुछ प्रीमियम देके। तो अब उन लोगों को अपना अगर रिफंड चाहिए तो वो प्रीमियम के साथ मिलेगा या फर्स्ट बायर ने जो सुपरटेक को पेमेंट किया था वो मिलेगा? ऐसे में उनकी प्रीमियम का क्या होगा? ये तीन सिचुएशन गाइस क्रिएट होती हैं इस न्यूज के साथ। तो अब इनको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले गाइस, बैंकरप्ट होने का मतलब क्या होता है? गाइस, बैंकरप्ट होने का मतलब ये है कि एनसीएलटी ने सुपरटेक लिमिटेड की दो पावर्स फ्रीज कर दी हैं। एक तो एसेट सेल करने की और दूसरा रीपेमेंट की। यानी कि ये उनकी दोनों पावर फ्रीज हो चुकी है, यानी कि ना ही अब वो कोई अपनी एसेट सेल कर सकते हैं, ना ही वो किसी को पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप दूसरी कैटेगरी में आते हैं, यानी कि अगर आप अपना जो बुकिंग है उसको कैंसिल करा के रिफंड चाहते हैं सुपरटेक से, तो गाइस वो अब नहीं हो सकता क्योंकि सुपरटेक आपको रीपेमेंट नहीं कर सकता, उसकी पेमेंट करने की पावर फ्रीज हो चुकी है। तो अब आप सुपरटेक के साथ अपनी बुकिंग कैंसिल करा के उनसे रिफंड नहीं मांग सकते। तो गाइस, देखते हैं जनरली ऐसी कंडीशंस में होता क्या है। इस कंडीशन में, इस केस में एनसीएलटी ने सबसे पहले सुपरटेक लिमिटेड की सारी पावर्स को फ्रीज कर दिया। उसके बाद अपनी तरफ से एक आईआरपी अपॉइंट कर दिया, जो इस केस में एनसीएलटी ने हितेश गोयल जी को अपॉइंट किया है। अब हितेश गोयल जी एक कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाएंगे जिसमें वो क्लेम एक्सेप्ट करेंगे सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का, चाहे वो होम बायर्स हों, चाहे वो बैंकर्स हों, चाहे वो अदर कोई भी सप्लायर्स हों, फाइनेंशियल क्रेडिटर जो भी होंगे वो एक कमेटी बनाएंगे। उसके बाद ये डिसाइड होगा कि प्रोजेक्ट्स का रिवाइवल पॉसिबल है या नहीं है। अगर रिवाइवल प्रोजेक्ट्स का पॉसिबल है, फाइनेंशियली वाइबल है, तो फिर एनसीएलटी कॉन्ट्रैक्टर डिसाइड करेगी और मार्केटिंग एजेंसी डिसाइड करेगी। जो बचे हुए फ्लैटों को मार्केटिंग एजेंसी बेचेगी और जो होम बायर से रिमेनिंग जो पेमेंट है उसको एक्सेप्ट करेगी, और जो कॉन्ट्रैक्टर है वो जो बचा हुआ काम है कंस्ट्रक्शन का उसको पूरा करके हैंड ओवर देंगे। और ये सारा काम एनसीएलटी की निगरानी में होगा। अच्छा, अगर दूसरे केस में अगर रिवाइवल प्रोजेक्ट्स का वाइबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में सुपरटेक लिमिटेड की एसेट्स लिक्विडेशन के लिए जाएंगी, मतलब कि उनकी जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी सेल की जाएंगी जिस भी रेट में, मार्केट रेट पे वो सेल होती हैं। और उसके बाद जो भी पैसा वहाँ से कलेक्ट होगा, तो जितने भी क्रेडिटर्स हैं, चाहे वो होम बायर्स हैं, चाहे वो बैंकर हैं, चाहे वो अदर सप्लायर्स हैं, तो उनको रेशो में डिवाइड किया जाएगा। जितना भी पैसा आएगा उसको उस प्रोपोर्शन में सबको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। गाइस, अब इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहला तो ये कि जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड को 5 साल हो गए हैं और अभी तक रिजोल्यूशन पास नहीं हुआ।
मतलब अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया है कि प्रोजेक्ट्स का रिवाइवल किया जाए या प्रॉपर्टी या एसेट्स उनकी सेल करके जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनको पैसा वापस लौटाया जाए। तो इसी तरह से सुपरटेक के केस में अब ये डिसीजन कब तक होगा ये कह पाना आज की डेट में बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है रेजोल्यूशन पास होने का ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसमें अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और गाइस दूसरी बात ये है कि अगर सुपरटेक का रिवाइवल प्रोजेक्ट्स का नहीं होता तो और उस केस में एसेट्स लिक्विडेट करने की नौबत आ जाती है, तो उस केस में जितने भी अमाउंट की एसेट्स लिक्विडेट होगी वो उसी प्रोपोर्शन में बटेगी। जैसे कि आपका क्लेम अगर 30 लाख रुपए का है सुपरटेक की तरफ, आपने सुपरटेक को 30 लाख दिए हैं, लेकिन वो जो एसेट्स है सुपरटेक की टोटल वो कम अमाउंट की बिकी है, तो आपके हिस्से में अगर मान लिया 25 ही लाख आते हैं तो आपका 5 लाख का नुकसान हो सकता है। और दूसरी चीज ये है कि उन लोगों ने जिन लोगों ने सुपरटेक का अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रीसेल में खरीदा था फर्स्ट या सेकंड बायर से कुछ प्रीमियम देकर, तो सुपरटेक के पास तो उतने ही पैसे पहुंचे जितने की फर्स्ट बायर ने सुपरटेक को दिए होंगे। अब आपने सपोज राम ने 25 लाख रुपए का फ्लैट सुपरटेक से खरीद लिया, अब श्याम ने वही फ्लैट 30 लाख रुपए देकर राम से खरीद लिया। अब मालिक तो है श्याम, राम तो सेल करके निकल गए, अब बचे श्याम। श्याम को सुपरटेक से पैसे लेने हैं 30 लाख रुपए, क्योंकि उनका 30 लाख का इन्वेस्ट हुआ है। लेकिन सुपरटेक कहेगा कि मुझे तो राम ने इस फ्लैट के अगेंस्ट 25 लाख रुपए दिए थे, तो मैं तो अगर वापस भी दूंगा तो 25 ही लाख दूंगा। तो सुपरटेक आपका क्लेम उतना ही एक्सेप्ट करेगा जितना फर्स्ट बायर ने सुपरटेक को दिया था, वो भी व्हाइट में। ब्लैक की कोई भी रसीद नहीं होती और कोई भी क्लेम एक्सेप्ट ब्लैक का नहीं होगा, टोटल व्हाइट का क्लेम एक्सेप्ट होगा और वो भी फर्स्ट बायर का एक्सेप्ट होगा। इसमें जो सेकंड बायर हैं उन्होंने जो प्रीमियम दिया था रीसेल में खरीद के, वो प्रीमियम का उनका सीधा सीधा नुकसान होगा। या अगर किसी ने ब्लैक भी दिया था तो उनका ब्लैक भी टोटल लॉस में जाएगा। तो अब होम बायर्स को क्या करना चाहिए? गाइस आपको एक काम सबसे पहले और जरूर करना है, वो ये है कि अपना क्लेम मिस्टर हितेश गोयल जी के पास जाके फाइल करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल या फोटोकॉपी आप लेके जाइए और वहाँ पे अपना क्लेम जितना अमाउंट आपने पे किया हुआ है सुपरटेक को वो वहाँ पे क्लेम अपना फाइल कर दीजिए, ताकि आप भी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स में शामिल हो जाएं। और जब देखिए अभी तो किसी को नहीं पता कि इसमें कितना टाइम लगने वाला है, डिसीजन होने में क्या होगा, रिफंड होने में कितना टाइम लगेगा, बट अगर सपोज के 5 साल बाद या 3 साल बाद अगर डिसीजन होता है और रिफंड होता है तब क्लेम सबका पास होता है, तब ऐसा ना हो कि आपने क्लेम ही फाइल नहीं किया था, तब आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। इसीलिए दिस इज द स्टेप गाइस यू हैव टू टेक नाउ। गाइस ये बहुत ही बुरा हुआ है एंड मैं गॉड से प्रे करूंगा कि ये सब जल्दी रिजॉल्व हो जाए और किसी का भी कोई नुकसान ना हो। अब गाइस अगर फ्यूचर बायर्स जो फ्यूचर में अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या देख रहे हैं करंट में भी, तो उनके लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदें तो उससे पहले ये 5 चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें। पहला कि आप डेवलपर का बैकग्राउंड चेक करें कि जो उसने डिलीवर्ड किए हैं प्रोजेक्ट उनको जो कमिट किया था टाइम उसी पे दिए हैं या वो डिले कर दिया पोजीशन। दूसरा, अगर पॉसिबल हो तो उस डेवलपर के जो डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं आप वहां पर जाएं, और अगर अंदर जाना पॉसिबल ना हो तो एटलीस्ट बाहर से एक सर्वे करें कि उसकी बिल्डिंग की जो प्रोजेक्ट की हालत है वो कहीं खस्ता तो नहीं हो गई है, कहीं वहाँ पे सीपेज सीलन और इस तरह की हालत तो नहीं हो गई है कि आपको उस फ्लैट में खरीदने का मन ही ना करे, उस प्रोजेक्ट में अंदर जाने का मन ही ना करे। अगर ऐसी किसी डेवलपर की पुरानी बिल्डिंग्स की हालत हो गई है, क्वालिटी इतनी खराब है, तो गाइज आप उसको टोटली अवॉइड करें, उस बिल्डर के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में भी ना जाएं, क्योंकि अगर वो पहले ये गड़बड़ कर चुका है तो वो फिर भी करेगा, क्योंकि ज़्यादातर डेवलपर्स के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं सप्लायर हैं वो सेम होते हैं और क्वालिटी मेंटेनिंग जो उनका जो सिस्टम होता है वो उनका जो माइंडसेट होता है वो सेम होता है।
तो अगर वो पहले खराब क्वालिटी डिलीवर कर चुका है तो वो फिर दोबारा भी ऐसे ही करेगा। तो इसीलिए आप टोटली अवॉइड करें उसे, किसी दूसरे बिल्डर के पास जाएं। तीसरा गाइज, आप रेरा में सारे डॉक्यूमेंट जाके जरूर चेक करें। जो भी प्रोजेक्ट आप फाइनल करने जा रहे हैं उसका रेरा नंबर ले लें, बिल्डर दे देगा या जिसके भी आप कांटेक्ट में होंगे, या ऑनलाइन भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। और आप यूपी रेरा की वेबसाइट पे जाएं, वो यूपी रेरा का जो उनका नंबर होता है PRJ समथिंग आगे होगा, वो आप टाइप करें, उसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। उनकी रजिस्ट्री की कॉपी भी मिल जाएगी, आपको मैप सैंक्शन सारे मिल जाएंगे, सारे जो NOC होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। आप वो एक बार ज़रूर चेक करें, बहुत आसान है। नहीं तो मैं अपने किसी छोटे से वीडियो में एक बना के आपको सारा बता भी दूंगा कि कैसे चेक किया जाता है। और चौथी चीज़ ये है गाइस, आपने ऑनलाइन जाके कस्टमर के रिव्यूज़ चेक करने हैं उसी बिल्डर के जिस बिल्डर के यहाँ आप सोच रहे हैं फ्लैट खरीदने की। ऑनलाइन जाके चेक करें कस्टमर के रिव्यूज़ कैसे हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिव्यूज़ हों या बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स हों तो आप उसको टोटली अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि वो भी एक पेन से गुजर रहे हैं और वो पेन उन्होंने इंटरनेट पे लिख दिया है ताकि आप सजग हो जाएं। आप ऐसी गलती ना करें जो गलती वो कर चुके हैं। अगर 1 2 4 नेगेटिव कमेंट्स हों, बाकी कुछ पॉजिटिव ज़्यादा कमेंट्स हों तो ठीक है, लेकिन अगर ज़्यादातर नेगेटिव कमेंट से भरा पड़ा है इंटरनेट तो आप बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए उसको। पांचवी और आखिरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि जिस प्रोजेक्ट में भी आप जाना चाहते हैं, जिस बिल्डर के साथ जाना चाहते हैं, उसकी न्यूज़ चेक कीजिए। जैसे ET रियल्टी एक है, मनी कंट्रोल है और मिंट है, इनमें रियल्टी की न्यूज़ आती है। इनमें जाके न्यूज़पेपर पे ऑनलाइन जाके, इनके ऐप होते हैं, ऑनलाइन जाके आप उस बिल्डर के बारे में थोड़ा सा चेक कीजिए कि जो उसके और भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी चल रहे हैं साथ में, तो उसमें कोई फाइनेंशियल क्राइसिस तो नहीं है, कोई पेमेंट का डिफॉल्ट तो बिल्डर ने नहीं किया, या किसी बैंक ने NCLT में कोई अपील तो नहीं की। क्योंकि अगर आपको वो भी चेक करना है, जैसे एक बिल्डर के 4-5 प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, एक में आपने ले लिया लेकिन दूसरा प्रोजेक्ट उसका फंस गया, तो अगर वो फंस गया तो उसके चांसेस काफ़ी हैं कि वो उसका इम्पैक्ट और जो प्रोजेक्ट आपने बुक किया है उस पर भी पड़ सकता है। तो आप इस केस में भी उसको अवॉइड करें, क्योंकि अगर वो अपनी इमेज को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है तो बहुत ही लास्ट सिचुएशन उसके पास आ चुकी होगी, जब उसको पता चल गया है कि NCLT में भी मेरा पिटीशन जा रहा है और फिर भी वो पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो वो बिल्कुल लास्ट रिसोर्ट होगा उसके पास। वो नहीं उससे पहले जाने देगा, अपनी इमेज कोई नहीं खराब करने देना चाहता, बट कंडीशन ऐसी हो जाती है कि बिल्डर कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे बिल्डर के साथ आपको नहीं जाना जो कुछ नहीं कर सकता। आपको ऐसे बिल्डर के साथ जाना है जो बिल्कुल समर्थ हो, बिल्कुल फाइनेंशियली साउंड हो और डेट श्योर हो कि वो आपका पोजीशन आपको टाइम से देगा। ये 5 चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना है। और गाइस, आज मई 2022 में मैं आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि नोएडा में अभी ऐसे कुछ और भी बड़े बड़े बिल्डर्स हैं जिनकी इंटरनली फाइनेंशियल पोजीशन बिल्कुल खराब हो चुकी है और नियर फ्यूचर में भी आप ऐसी सिचुएशंस और देखेंगे। तो बहुत अलर्ट हो जाइए और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत अच्छे से रिसर्च कीजिए, देन आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। देखिए गाइज, आपकी रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो जनरली सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है लाइफ में एक इंसान की। तो आपको बहुत अलर्ट होने की ज़रूरत है। देखिए, 3 ब्रांड मैं आपको ऐसे बताता हूँ, जैसे कि टाटा हो गया, DLF हो गया, गोदरेज हो गया। ये तीनों फाइनेंशियली बहुत ही साउंड हैं और इनके साथ आप आंख मीच के इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको टाइम से पोजीशन मिलेगा, आपको अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा, आपको रेंट भी बहुत अच्छा मिलेगा अगर आप देना चाहेंगे तो रेंट पे अपना मकान। और चौथा, आपको रहने के बाद उनको आफ्टर पोजीशन आपको मज़ा भी बहुत आएगा, लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी होगी, आपको जेंट्री भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो ये 3 ब्रांड्स तो ऐसे हैं कि ये नेशनल लेवल के ब्रांड हैं, आप इनके साथ जा सकते हो। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे गोदरेज है, DLF है, ये बहुत महंगे भी होते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल भी बहुत अच्छी देते हैं, तो ऑब्वियसली ये इन्वेस्ट भी बहुत करते हैं, तो महंगे भी बहुत हो जाते हैं, कई बार आउट ऑफ द बजट हो जाते हैं। तो ऐसे में हमें मजबूरी में जाना पड़ता है अदर ब्रांड्स के साथ। तो उस केस में आप काफ़ी अलर्ट होके जाएं, पूरे अच्छे से रिसर्च करके जाएं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा गाइज, लास्ट में मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कोई लीगल एक्सपर्ट नहीं हूँ,
मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट हूँ, तो मेरा जो 10-12 सालों का 15 सालों का जो एक्सपीरियंस है, मैं उसके बेसिस पे आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ। तो हो सकता है कि एक आध पॉइंट इधर से उधर हो जाए, तो प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको ऐसी न्यूज़ रियल एस्टेट की या और भी रिलायबल प्रोजेक्ट्स की वीडियो देखनी हो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और डू लाइक इट इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल। थैंक यू, बाय बाय।